देखिए, हमारे देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां सरकारी नौकरी में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही पेपर आउट हो जाता है। इस मामले में आप देखेंगे तो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, ये सब रिकॉर्ड तोड़ मतलब कि स्टेट है कि जहां पर परीक्षा होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। तो इसमें देखिएगा कि जब मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था नीट का, उसमें बहुत धांधली हुआ था। तो जब धांधली होने के बाद उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप हुआ, सरकार का भी हस्तक्षेप बहुत बड़े पैमाने पर हुआ और फिर सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच हुआ तो बहुत सारे इसमें पकड़े भी गए। तो देखिए, मैं अभी इस बिहार का न्यूज़ बताता हूँ कि कितने बड़े बड़े वहाँ पर मैंने सेटर होते हैं कि खुद गवर्नमेंट जॉब छोड़कर ये सब काम करना शुरू कर दिया और इतना बड़ा पैसा मैंने बना लिया अपना साम्राज्य, जो सीबीआई उसको फिर दबोचा है। मैंने ये आंकड़ा मैंने आज ही आया है, कल ही आया, मैं आज बताता हूँ कि जैसे आप देखे होंगे जब मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ, यानी नीट पेपर लीक की जांच जब सीबीआई को मिलते ही नेपाल भाग गया था। वहाँ का एक मुखिया है जिसका नाम ही है संजीव मुखिया। बिहार के 3 परीक्षा माफिया की कहानी मैं आपको बताता हूँ और कितना रेट किस एग्ज़ाम को कराने के लिए ये लेता है, जो भी आपको मैं बताता हूँ। ये सब मैं आंकड़ा निकाला हूँ, सब आपको मैं फ़ोटो भी इसका दिखाऊंगा। इसमें जो पकड़ाने के बाद आया है कि बिहार में जो परीक्षा माफियाओं का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ये सिर्फ बिहार में ही परीक्षा जो माफिया इसका नेटवर्क यहाँ ही सिर्फ काम नहीं कर रहा है, ये यूपी में, उत्तराखंड, हर जगह इन लोग का पकड़ रहता है। पकड़ ऐसा रहता है कि बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल होते हैं, तभी जाकर वह इतने बड़े मने की सेटिंग कर पाता है और अपने आप को बचा भी लेता है कोर्ट से भी या सरकार से भी। पुलिस उसको जब साक्ष्य मिल नहीं पाती है तो कर नहीं पाता है। जबकि आप देखे होंगे बिहार पुलिस का क्राइम ब्रांच का ही नीट का पेपर जो आउट करने वाला था उसको पकड़ा ही, बाद में क्या हुआ कुछ पता भी नहीं चला कि क्या उस पर कार्रवाई हुई। पहले इनका कारोबार जो पकड़ाया है, इनका कारोबार पहले 200 से 300 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर मैंने 500 करोड़ तक का इनका कारोबार हो चुका है। इससे ज़्यादा की इनका मैंने हो चुका है। जो माफिया परीक्षा और पोस्ट के हिसाब से कैंडिडेट को एग्ज़ाम में शामिल कराने से लेकर उन्हें क्वेश्चन पेपर तक एग्ज़ाम के पहले अवेलेबल करवा रहे हैं। ये बिहार का भी जो पकड़ाया है उसका न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बिहार से अलग राज्य में भी इनका कनेक्शन रहता है। केंद्र सरकार से लेकर आप देख लें तो राज्य सरकार की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें सीटिंग का यह खेल चला रहा है। याद से नहीं, बहुत पहले से चला रहा है। इस बारे में कोई खुलकर बात भी तो नहीं करता है कि कोई चलो भाई आजकल तो सोशल मीडिया है तो इतने फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर वीडियो डाल कर ये बता रहा है कि यहाँ मैंने कि धांधली हुआ है, ये पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी देखिए कल से यानी परसों से जब बिहार पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो रहा है, उसमें परसों वाले पेपर में तो 30% स्टूडेंट ने जब कड़ाई किया तो एग्जाम ही नहीं देने गया। उसमें से 20% एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद नहीं गया और जो कल हुआ उसमें 31% लोगों ने परीक्षा देने नहीं गया। तो जब आप कड़ाई करिएगा तो कम से कम जो निठल्ला होगा, जिसको पढ़ाई तढ़ाई से कोई मतलब न है, सोच रहा है 10 लाख 20 लाख दे के किसी तरह नौकरी कर ले, उसको मैंने कि हटाया जाएगा। वो अपना वाही लूटने में रहता है कि भाई आपका कल हो, वही सोसाइटी में अपना चेहरा भी फेस वैल्यू दिखाने के लिए रहता है कि भाई हमने देखो नौकरी कर लिया है। जानता कुछ नहीं है, एक लेटर भी लिखने कहिएगा तो वो सुड़ जाएगा। लेकिन भाई परीक्षा में इस तरह का धांधली होने के बाद तो राज उसी का मिलेगा। अब इसमें आपको स्टोरी बताता हूँ इस बार कि 10 लाख से 80 लाख तक का मैंने कि ये रुपये तक का रेट लगता है। फिर जो 10 लाख 20 लाख दिया है 40 लाख दहेज भी ले लेता है बिहार में, यूपी में। अब देखा पेपर माफिया की रेट लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। जो अभी नीट यूजी का हुआ था, जो नीट यूजी का पेपर यूजी का, उसमें 70 से 80 लाख रुपया इसको मैंने की डिमांड रहता है कि इतना रुपया दीजिए तो आपको हम क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद नीट जो यूजी होता है, नीट ये तो मेडिकल वाला पीजी वाला है, और जो नीट यूजी होता है उसको 30 से 40 लाख रुपया, यूजी 30 से 40 लाख रुपया। अच्छा, उसके बाद जो आप बैंक पीओ मांगेगा, यानी बैंक पीओ का उसमें भी 30 से 40 लाख है।
आपको रेट इसका चल रहा है। ये सब बताया गया है पकड़ाने के बाद कि इतना इतना हम डिमांड करते हैं। बैंक क्लर्क का 15 से 20 लाख रुपया लेता है, वहीं सचिवालय जो सहायक है उसका भी 25 लाख डिमांड है। आप पुलिस एसआई का है तो 25 से 30, यदि आप कांस्टेबल का है तो 10 से 15 लाख, और यूडीसी 10 से 15 लाख, और एलडीसी 10 लाख, यूजीसी नेट 10 लाख। ये मैंने ऐसे लग रहा है ना कि कोई सामान बिक रहा है। इसका मैंने लिस्ट मैंने तैयार कर रखा है ये कि आपको इस परीक्षा में आपको मतलब करवाना है सेटिंग तो आपको इतना लाख लगेगा, आपको इसमें कराना इतना, मतलब 10 लाख से कम तो किसी भी जॉब में आपको कोई उपाय ही नहीं है। आप डंडा पीटने ये मैंने कांस्टेबल में जाइए तो भी आप 15 लाख रुपया दी तब आपका कोई उपाय है। ये प्रति यूनिट मैंने रेट तय कर लिया है। जैसे लगता है कि मॉल खुला है, आइए पहले से लिखा है इतना रेट कि आप इतना रुपया दीजिएगा तो ये सामान ले जाइए। इस तरह से अपना मैंने भड़वागिरी उसको कह सकते हैं या दलाली कह सकते हैं, दलाल ही हैं। ये जो कलकत्ता में जो रेप मर्डर केस हुआ है, देखे उस जो लड़की बेचारी डॉक्टर थी, उससे वो जो अपराध करने वाला है संजय रॉय है, उससे कम इन लोग माफिया नहीं है। वो तो मान लिया उसी समय एट रैंडम जो करना था करके उसको कानूनी कार्रवाई करके फांसी देगा, या जिसको मारना था मार। इन लोग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, पैसे नहीं है जिनके पास, अपनी मेहनत के बल पर कर रहे हैं, उसमें एक सीट भी तुम बेच रहे हो तो पूरी जिंदगी उसको कुहक के तुम मार रहे हो। और उसमें तो है कि चलो भाई आया आज मार दिया खत्म हो गया। तो इन लोग को उससे बड़ा कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। खैर इन लोग पर कार्रवाई तो करेगा कोई नहीं, राजनेता से लेके कोई ब्यूरोक्रेट, क्योंकि उन लोग का ही हाथ है। अभी तो सुनने में आया है कि इससे पहले बिहार पुलिस का जब क्वेश्चन आउट हुआ है तो उसमें बिहार के पूर्व डीजीपी जो एसके सिंघल, उनका भी हाथ है। अभी तो मैंने कि पूरा उनका बायोडाटा ना आया है कि शामिल हैं कि नहीं हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो भी इनमें शामिल है। इतने बड़े बड़े पोस्ट पर होकर पेट नहीं भरता है तो कभी उन लोग को शर्म भी नहीं आता है कि जो भाई गरीब गुरिया है उसको कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। इतने बड़े बड़े पोस्ट पर होकर भी मैंने 10 लाख 5 लाख का लालच इतनी भरी, जबकि उसको लिए सरकार खुद ही इतनी बड़ी फैसिलिटी दे देता है कि मरते दम तक उसको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना होगा। ये है बिहार के टॉप 3 परीक्षा माफिया। जैसे लगता है कि कोई आईएएस या मेडिकल में टॉप किया है कि हम टॉप 1 में है, टॉप 2, टॉप 3 में, उसी तरह टॉप 3 का लिस्ट जारी किया गया है। जैसे आपको सबसे पहला में याद रखिएगा, उसका नाम ही है संजीव मुखिया। परीक्षा ऐसे याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में जैसे पूछेगा उस तरह से लिखा भी है, परीक्षा माफिया नंबर 1। क्या? परीक्षा माफिया नंबर 1 संजीव मुखिया। इनके बारे में मैं बताता हूँ। एक टाइम में संजीव मुखिया सबसे बड़े परीक्षा माफिया रंजीत डॉन के लिए काम करता था। रंजीत डॉन बिहार का ही रहने वाला था। उसके बारे में ये कहा जाता था कि बड़े बड़े एग्जामिनेशन का क्वेश्चन और इजीली वे में वो अवेलेबल करा लेता है, या तो डॉक्टरी का हो या आईएएस का भी हो। सुना जाता था कि उस समय वो अपने आप को क्वेश्चन अवेलेबल करवा लेता था और बेचता था। तो वो जेल में रहा है, अभी शायद कहाँ है। कुछ समय चुनाव भी लड़ने की बारी आई, मैंने लड़ा था तो हारा, जमानत जब्त हुआ, अभी कहाँ है कोई अता पता न है। कर ही रहा होगा कुछ न कुछ, आदत थोड़े छूटेगा। तो वही बता रहा है कि संजीव मुखिया जो सबसे बड़े परीक्षा माफिया था रंजीत डॉन, उससे उसका मिला हुआ जुला, मैंने उससे उसका संपर्क था। लेकिन पैसे कमाने का ऐसा इसको चस्का लगा हुआ था कि खुद बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा माफिया बन गया। नालंदे जिले के यारपुर बल्लवा पर गांव का मूल निवासी है और नूरसराय के नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में टेक्नीशियन का जॉब कर रहा था। मतलब ये खुद बंदा जॉब भी कर रहा था। और ये है नालंदे जिले का है। बिहार में आपको 100 गो सेटर मिलेगा तो उसमें 80 गो आपको बिहार के नालंदे जिला का मिल जाएगा। उसके लिए खुद ही नीतीश कुमार जैसे ऑफर कर रखे हैं कि मैं नालंदा का हूँ तो पूरा ठेका तुम ही लोग लो सरकारी नौकरी लगवाने का। इस तरह से रंजीत डॉन भी जो था वो भी नालंदा का था, ये भी नालंदा का है। बलवा पर एक गांव है वहीं का है। और नूरसराय में एक कॉलेज है जिसका नाम है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो वहीं यह टेक्नीशियन का जॉब करता भी था। तो भी पेट इसको नहीं भरा। चस्का ऐसा लगा है कि पैसा का भूख है, बड़े बड़े आदमी को निगल जाता है। ठीक है भाई, पैसा कमाओ, कस के कमाना चाहिए आदमी को जितना आपसे संभव हो, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए कि अपने कमाने के चक्कर में दूसरे को पूरे भविष्य ही अंधेरे में डुबा दिया हो।
संजीव माफियाओं में सेटिंग और पेपर लीक के गोरख धंधे के जरिए आज करोड़ों रुपए के संपत्ति का ये मालिक बन गया है। इनके बारे में ये बताते हैं कि संपत्ति पटना के अलावा दूसरे बड़े शहरों में है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में नाम सामने आने के बाद से ये फरार है। अब सीबीआई इसको धरा है, अभी ये नेपाल भागा हुआ है। इसको पकड़ के सीबीआई ऐसा फांसे ना, ये साला ये अगले 7 जन्म तक इस तरह के कारोबार न करे। संजीव मुखिया जो कोई भी धरा जाए उसको सीधा इनकाउंटर कर, न तो फांसी दे दो। इस तरह से मिसबिहेव भाई नहीं करना चाहिए किसी एग्जाम में। सरकार को सब पता है, पता न क्यों इस तरह का। सरकार भी खैर उन्हीं लोग के सपोर्ट से अपना ये सरकार भी कुछ लोग चला रहे हैं, तो क्या उनको करेगा वो। आप देखिए नीट यूजी, उसके बाद ये फरार है। नीट पेपर लीक केस में जब आर्थिक अपराध इकाई टीम जांच कर रही थी तब ये गुजरात में छिपा था, मगर जब केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया तो नेपाल भागा। जब देखा कि भाई बिहार का पुलिस जब जांच कर रही है तो बिहार से भाग रहा हूँ तो दूसरे राज्य में आने में थोड़ी बहुत तो उसको कठिनाई होगी, लेकिन बिहार पुलिस गुजरात में भी जाकर आराम से उसको धर सकता है, लेकिन थोड़ा वहाँ के सरकार से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब सीबीआई के हाथ में आ गया भाई तो पूरे इंडिया में उसको छापा मार के धर सकता है। तो इसीलिए अब ये नेपाल की ओर फरार हो गया है। नेपाल जाने में वीजा वूजा की जरूरत है नहीं, बिहार से बगल में है। दूसरी बात, यदि सीबीआई वहाँ जाएगी तो पहले नेपाल सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस तरह के ये बने कि अभी नेपाल चल दिया, अपना घसक दिया। संजीव के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई में 3 केस पहले से ऑलरेडी दर्ज है। तीनों ही केस में उसने अपने खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए को रोकने के लिए कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है। इससे संजीव मुखिया की पहुंच का अंदाजा होता है। सोचिए ये पहले ही इस पर 3 केस है और वह हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है। हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना तो मतलब समझ रहे हैं कि मतलब उसकी सरकार तक कितनी बड़े मंत्री तक अफसर तक पहुंच है। और हाई कोर्ट तक में क्योंकि आप छोटे मोटे केस में भी धराए जाएंगे तो छोटे जो डिस्ट्रिक्ट माने कि न्यायालय होती है तो वहाँ पर मैंने आपको आते जाते पैर घिंच जाएगा, चप्पल घिंच जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस सोचिए ये कितना बड़ा डाउन था ये इस मामले में। अब देखिए ये नाम चेहरा भी देखिएगा तो लगेगा ऐसा इतना बड़ा ये खूंखार है। आपको मैं थंबनेल पर लगाऊंगा ही, देखिएगा या गूगल पर सर्च करिएगा संजीव मुखिया आ जाएगा आपके एकदम पूरे टॉप पर ही, एकदम लगेगा ही खूंखार टाइप में। तो क्या कर रहा है, पैसा को मुंह में ठूस रहा है, पकड़ के इसको सीधा पेट्रोल छीट के जला दिया करो भाई, कि अगले बार से कोई इस तरह से बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी तक ही कोई भी शामिल हो या कोई रहे उसको पहले मैंने कि सुन्नाटा चारों पर छा जाए कि भाई अब इस तरह के मामले में यदि हम धरा जाएंगे तो पूरी चौपट मेरी भविष्य हो जाएगी। 2023 सिपाही भर्ती पेपर लीक का ये मास्टर माइंड था। जब 2023 में बिहार पुलिस में जब पेपर लीक हुआ था उसका ये मास्टर माइंड था। मैंने मास्टर माइंड ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई नोबेल प्राइज जीत के लिए आया है, इस तरह से इसको पेपर में भी छापता है। मास्टर माइंड मतलब ये बड़ा खिलाड़ी था। उसके बाद नीट का पेपर भी लीक करवाने का इस पर आरोप लगा है। संजीव का नेटवर्क कई राज्यों के माफियाओं से जुड़ा है। स्वाभाविक है कि आप एक राज्य में किसी सरकारी नौकरी में दिलवा रहे हैं किसी को जॉब पैसे लेकर, तो दूसरे स्टेट में उसके रिलेटिव रह रहे हैं जान पहचान, तो उससे धीरे धीरे ये संपर्क अपना बना रखा है। नीट पेपर लीक के बाद से ये नेपाल में छिपे होने की आशंका है। अब यह परीक्षा माफिया नंबर 1 कौन था? संजीव मुखिया। याद रखिएगा इन लोग को। परीक्षा माफिया नंबर 2 उसका नाम है अतुल वत्स। ये महाराज क्या हैं जिनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये नालंदा के सटले हैं, जहानाबाद, आस पास पड़ोस दोनों सटा है। तो अतुल वत्स जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं, जबकि जो मुखिया जी थे संजीव मुखिया वह नालंदा जिले के थे। ये जहानाबाद जिले के हैं अतुल वत्स। बंधुगंज का रहने वाले हैं, बगले में एकदम नालंदा के बॉर्डर पर ही एक गांव है, मतलब छोटे मोटे शहर बंधुगंज, वहीं का ये रहने वाला पड़ता है जहानाबाद में। लेकिन पटना में भी इसका ठिकाना रहा है, क्योंकि पटना सबका मेन अड्डा तो चल दरबार पटने में, क्योंकि भोले बाबा का दरबार जो नीतीश कुमार का दरबार है पटना में लगता है, तो इन लोग को भी दरबार वहीं लगेगा। अभी ये फरार है। यूपी पुलिस में सिपाही बहाली की परीक्षा के पेपर लीक में माफिया रवि अत्री के पकड़े जाने के बाद अतुल वत्स का नाम सामने आया था। मतलब इसका लिंक अभी यूपी पुलिस में पिछली बार जब रद्द हुआ था उसमें इसका मामला मतलब इसका लिंक जुड़ा हुआ था, समझ गए ना। अतुल वत्स जो महाराज है उनको
क्योंकि वहाँ पर एक यूपी में जो है रवि अत्री करके नाम है, इसको हथौड़ी फाड़ देने खोजता है ना। इस मामले के पहले से ही बक्स बिहार पुलिस के रडार पर है। पटना, दिल्ली, राजस्थान में जेल में भी जा चुका है यह बंदा। मतलब इतना बड़ा ये सरकार को खुद पता है कि ये पहले ही ऑलरेडी इस तरह का क्राइम कर चुका है। ये इसको जघन्य अपराध में शामिल करना चाहिए। ये पटना, दिल्ली और राजस्थान जेल में पहले से ही ऑलरेडी ये बंद है। इस मामले में शुरुआत में परीक्षाओं में स्कॉलर बैठाया करता था। पहले जब शुरू प्रमोशन इसको धीरे धीरे होता गया। पहले लेखन को, तेज तरार को पकड़ा, कुछ पैसा देकर उसको बोला कि चलो भाई आओ यहाँ पर शुरुआत करते हैं, और स्कॉलर बैठाया करता था पहले। फिर ऑनलाइन परीक्षा में सिस्टम हैक करने लगा धीरे धीरे। इसके बाद 2017 में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। इसके बाद से पेपर लीक का सिलसिला ही इसके शुरू हो गया। अतुल वत्स का मामला बता देता हूँ ये कैसे हाईलाइट हुआ। जब उड़ीसा में एसएससी का पेपर लिंक कांड में ये शामिल था, है बिहार का रहने वाला, ये उड़ीसा में भी इसका लिंक है। उसी तरह संजीव मुखिया का भी लिंक होगा। सबका रहता है, यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सब का एक ग्रुप चलता है। उसके बाद पटना, दिल्ली, राजस्थान में गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है। इसकी ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि पहले परीक्षाओं में स्कॉलर बैठाया करता था, फिर ऑनलाइन परीक्षा में सिस्टम हैक करने लगा। इसका भी चेहरा देखिएगा तो पूरे एकदम गोल मटोल लगेगा, जैसे लगता है कि ये ठेका ले रखा है गैंगरेप करने में। समझिए ना। पहला हम लोग पढ़े थे परीक्षा माफिया नंबर 1 कौन, संजीव मुखिया। फिर दूसरा परीक्षा नंबर माफिया अतुल वत्स। तीसरा भी याद रखिएगा परीक्षा माफिया नंबर 3 ये विशाल चौरसिया है। और चौथा तो नन ऑफ दीज आएगा ही, तो टिक मारना पड़ेगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ये पटना के सटे है हाजीपुर, वैशाली डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है हाजीपुर, तो वहाँ का ही रहने वाला है। इसका दूसरा नाम भी है विशाल चौरसिया। ये विशाल कुमार भी अपने आप को बोलता है। दूसरा इसका नाम है विशाल चौरसिया, जो ग्रामीण कार्य विभाग के प्लानिंग डिवीजन 2 में डिविजनल अकाउंटेंट के पद पर पहले से ऑलरेडी था। समझिए ना, ये गवर्नमेंट जॉब कर ही रहा था, इसको उतना में पेट नहीं भरा, लिंक मिल गया होगा, धीरे धीरे शुरुआत करना शुरू किया। अच्छा, इन लोग का जो मैं ये भी बताता हूँ, ये जो पेपर सेटिंग कराने वाले, इन लोग को समाज में बहुत इज्जत मिलता है। किसी के घर में चले जाए तो जितना अपने नए नए दामाद को इज्जत नहीं करेगा, उससे ज़्यादा इसको इज्जत करता है। और करेगा क्यों नहीं भाई, किसी के बाल बच्चे का ये भविष्य तो सेट कर रहा है 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख लेके, तो करना भी चाहिए। जब सरकार इसको दामाद की तरह पाल चुका है, तो जो करवा रहा है उस आदमी तो करेगा ही। क्योंकि जो मैंने अतुल वत्स के बारे में बताया कि पहले ही दिल्ली, पटना, राजस्थान ये सब जेल में ये रह चुका है, अभी भी ये काम कर रहा है, तो सरकार तो ऑलरेडी पता है पहले से इसमें। अब ये तो विशाल चौरसिया है, पहले से मैंने अकाउंटेंट के पद पर था ही। सरकारी नौकरी में रहते हुए बिहार में बीपीएससी के तीसरे चरण के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करा चुका है। भाई बीपीएससी तक का इसका लिंक है, तो उसमें भी टीचर के बहाली को भी मैंने लीक करवाया, पैसा ऐंठा, कमाया, रद्द भी हो गया। इसी मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम गिरफ्तार कर चुकी है और अभी ये फिर जेल में है। विशाल चौरसिया अभी जेल में है। इससे पहले पिछले साल उसने उड़ीसा एसएससी का पेपर लीक किया था। भाई इसका उड़ीसा तक का भी लिंक है, इस कांड का भी ये मास्टरमाइंड था। वैसे 2012-13 में सेंट्रल एसएससी की परीक्षा ये खुद पास कर चुका था, है ना। इसके बाद 14 से 16 तक दुर्गापुर में टैक्स असिस्टेंट के पद पर भी काम कर चुका है। फिर सीजीएल की परीक्षा पास कर एजी ऑफिस में डिविजनल अकाउंटेंट के पद पर ज्वाइन किया। ये तो भाई दिमागदार बंदा है। ये जो तीसरे नंबर का विशाल चौरसिया है, ये तो मैंने की टैलेंटेड आदमी है। लिंक मिला होगा, अब कर दिया, देखने में भी लग रहा है तेज तरार। इसका विशाल चौरसिया का 3 विशेषता बताया। पहली विशेषता बीपीएससी टियर 3 शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड था। दूसरा, उड़ीसा एसएससी पेपर लीक कांड में शामिल था। तीसरा बताया, ईओयू ने गिरफ्तार किया और फिलहाल ये जेल में है। अब तक 3 सरकारी नौकरी कर चुका है ये बंदा। अब आगे देखिए, ईडी खंगाल रही है इन सब तीनों की कुंडली कि भाई तुमने जो ये काम किया है, कहां कहां से शुरुआत किया, कितना पैसा कमाया, अभी तक क्या एसेट रखा हुआ है, लाइबिलिटी तुम्हारी क्या है, ये धरेंगे अब तुमको और बताना पड़ेगा। उसके बाद तुमको हम फांसेंगे पकड़ के, फिर देखेंगे कितने राजनेता और ऑफिसर आते हैं बचाने
उसके बाद छोड़ूंगा, छोड़ना तो है ही। परीक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो चुकी है। फरार परीक्षा माफिया संजीव मुखिया हो या फिर अतुल बख्श हो या कौन, जेल में बंद नीतीश कुमार, रॉकी, चिंटू, पंकज, जूनियर इंजीनियर, सिकंदर प्रसाद, यादवेर, अमित आनंद और विजेंद्र गुप्ता, इन सभी की कुंडली को ईडी ने खंगालना शुरू कर दिया। ये सब शामिल है। 3 तो मैं वैसे नाम बताया जो मास्टरमाइंड है, यानी सभी का गेम चेंजर है, और ये सब का नाम है उन्हीं के पीछे पीछे लगा हुआ है। दरअसल क्या है ना कि पिछले हफ्ते ही ईडी ने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो था PMLA, उसी के तहत केस दर्ज कर लिया और परीक्षाओं में सेटिंग और पेपर लीक के जरिए अर्जित की गई संपत्ति की पड़ताल शुरू कर दी गई है। सबूतों के आधार पर ईडी माफियाओं की संपत्ति जब्त कर सकती है। अब समझिए ये कि जब जांच अधिकारियों पर कैसे बनता है सीनियर ऑफिसर हो और राजनेताओं का दबाव, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दबाव बनता है सीनियर ऑफिसर और राजनेताओं को जो जांच अधिकारी जांच करता है उस पर। पहले समझिए, जब पेपर लीक में क्या होता है, माफियाओं के कनेक्शन आपको पता है कि सफ़ेद पोशों से होने की बात सामने आती रहती है। सफ़ेद पोशों का मतलब हो गया जो सफ़ेद कपड़ा में रहता है, यानी नेता लोग राजनेताओं के साथ साथ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ जुड़े रहते हैं। इस कारण से प्रभावित करने, माफियाओं और उनका साथ देने वाले को बचाने के लिए तरह तरह के क्या करते हैं, हथकंडे अपनाए जाते हैं और जांच अधिकारी पर यह दबाव बनाया जाता है कि अगर जांच अधिकारी ने परीक्षा माफियाओं से संबंध रखने वाले राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं मानी तो उनका भाई क्या होगा, ट्रांसफर तक कर दिया जाएगा। ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्या, ये पहले हुआ है? तो हाँ साहब हुआ है। इससे आप बिहार में 2 पुराने पेपर लीक के घटना को समझिए। एक 2003 में डीएसपी हुआ करता था, उनको तबादला कर दिया गया। वो बहुत ईमानदार डीएसपी थे, छापा मार कर पकड़ा। उनको भी मैं नाम बताता हूँ। बात है 2003 की, जब पटना हाई कोर्ट में क्लर्क पद के लिए वैकेंसी निकला था और 19 अक्टूबर का शायद बात है, हाँ 19 अक्टूबर 2003 की इस परीक्षा होनी थी। परीक्षा से मगर क्या हुआ, परीक्षा से एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, जैसे पहले होता है, आज भी हो रहा है। उसी वक्त पटना के टाउन डीएसपी हुआ करता था, उनका नाम था राकेश दुबे। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर राजधानी के एक इलाके में छापेमारी किए थे और जांच के क्रम में एक जज का नाम भी अति मैंने कि जब जांच किया तो एक लड़का था अंजनी कुमार नाम का, उन शख्स को डीएसपी साहब ने गिरफ्तार कर लिया और गांधी मैदान के थाना है वहां पर FIR दर्ज भी कर लिया। उस दरमियान क्या हुआ ना कि पटना से लेकर सहरसा तक जांच कर दिया। कुछ जुडिशियल अफसरों से भी पूछताछ हुई थी, उनके बयान दर्ज किए गए। जांच के क्रम में एक जज का नाम भी सामने आ गया। जब जज ही सामने आ जाएगा भाई तो फिर कौन किसी को कोई पकड़ सकता है। जिसका नाम क्वेश्चन पेपर लीक से भी जुड़ा हुआ था, उस जज को भी पेट नहीं भर रहा था। यह बात सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा बिहार में, और तब बड़े राजनेताओं और अधिकारियों के फिर उसमें एंट्री हुई, है ना, कि भाई और जांच को प्रभावित करने और केस का रुख मोड़ने के लिए उस वक्त जो डीएसपी साहब थे उन पर काफी दबाव बनाया गया। जब बात नहीं हुई तो राकेश दुबे को पटना के डीएसपी टाउन से हटाकर उनका ट्रांसफर कहा, चल भाई अब बेतिया सीधा एकदम नेपाल बॉर्डर पर तू चल, इधर तुम्हारे पटना में कोई तुम्हारे पैर रखने का भी जगह नहीं हो। जब जुडिशियल जज का नाम आ गया तो भाई राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स में हड़कंप मच गया। जब हड़कंप मच गया तो भाई तुमको कौन, पहले मैं समझा रहा हूँ कि बात मान जा भाई, इस केस को हल्का कर दे और छोड़ दे सबको, समझिए ना। न माना डीएसपी साहब, कहा चल भाई गाड़ी उठा तू चल बेतिया इनका ट्रांसफर करा दिया। फिर अब बिहार शिक्षक भर्ती जो परीक्षा टियर 3 हुआ था, ये 15 मार्च 2024 का था परीक्षा होने। इसमें 3.75 लाख कैंडिडेट शामिल होने थे। 415 जगह सेंटर बिहार में बनाया गया था। 15 मार्च को एग्जाम था, अब 13-14 को मार्च को ही पेपर लीक हो गया और अब तक 266 को अरेस्ट हुआ है, समझिए ना। और इस पेपर कांड में वही चारों का नाम आया है। एक फिर आया, एक का नाम विशाल चौरसिया जो पहले से ऑलरेडी इसमें शामिल है, संजीव सिंह, एक है डॉक्टर शिव कुमार, है अजीत चौहान। ये तीनों महाशय बीपीएससी पेपर जो एग्जाम टीचर का था 3 का उसमें शामिल है। अब देखिए, दबाव से परेशान होकर खुद को जांच से अलग करना चाहा। एक और बताता हूँ कि साल जब 2017 में बिहार SSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
की तरफ से आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। तब मामले में उस वक्त बिहार एसएससी के अध्यक्ष थे और आईएएस अधिकारी रहे थे, उसका नाम था सुधीर कुमार, और सचिव थे परमेश्वर राम समेत कई लोगों को ही गिरफ्तार है। मैंने आईएएस को भी पेट नहीं भर रहा है, आप तुमको मैंने पकड़ के पूरा ठूसेगा ऊपर से नीचे तक। इस केस के दरमियान राकेश दुबे पटना का एएसपी हुआ करता था, फिर बेचारे आया, तब क्या हुआ, इन्होंने फिर पटना पुलिस की तरफ से बनाई गई एसआईटी में शामिल हो गया। ईमानदार आदमी को हर जगह भले कुछ समय के लिए उसको परेशान कर सकते हैं, लेकिन हर राजनेताओं के लिए बड़े बड़े ईमानदार अफसर को जरूरत पड़ता ही है समय के अनुसार। फिर जब आए इन्होंने, तो इस केस की जांच के दरमियान जब बड़े लोगों के नाम सामने आया, तब भी एसआईटी पर दबाव, फिर इन पर दबाव शुरू हुआ बढ़ाना। इससे परेशान होकर उस वक्त एएसपी ने खुद को एसआईटी से कहा, हम भाई अलग हो जाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम इसमें पाप का भागी नहीं बनेगा, और खुद को एसआईटी से उन्होंने अलग कर लिया। अलग करने के लिए पटना के रेंज आईजी नैयर हुसैन खां को एक लेटर तक लिखा था, बावजूद इसके आईजी ने उन्हें एसआईटी में बरकरार रखा। आईजी साहब ने कहा कि भाई तुम्हारे जैसे अधिकारी को सैल्यूट है कि तुम पहली बार नहीं, इससे पहले भी तुमने इस मामले को जांच कर चुका है, तो भी ट्रांसफर बेतिया कराएगा, तुम फिर आया है, मैं तुम्हारे जो लेटर लिख रहे हो इसको मैं रहने देता हूँ, तुम इसमें जांच करो, और बरकरार रखा। कई राज्यों में फैला है इस माफियाओं का नेटवर्क, ये बता ही दिया आपको। एजुकेशन डॉक्टर एक हैं संजय कुमार, इस मसले पर क्या कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि बिहार में जिन्हें परीक्षा लेने की जिम्मेदारी मिली वही परीक्षा माफियाओं से, जिनको आप सेंटर मैंने परीक्षा लेने के लिए कहे हैं वही खुद जाकर मिल जाए परीक्षा माफियाओं से, तो कौन भाई इस पर आपको रोक सकता है। सचिवालय सहायक की वैकेंसी में परीक्षा लेने वाली संस्थान के चेयरमैन की भूमिका सामने आई और उसके बाद कुर्सी चली गई उनकी। सिपाही बहाली हो, शिक्षक भर्ती के साथ नीट यूजी की परीक्षा में बिहार के माफियाओं का नाम भी सामने आया है ना। पुलिस ने आला अफसरों से कहते हैं क्या परीक्षा माफियाओं का कनेक्शन झारखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में फैला है। सरकारी इंटेलिजेंस और उनके तंत्र में फेल होने से परीक्षा माफिया उनसे जुड़े लोगों के कदम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। माफिया को प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन पेपर तक के छापने, उसे रखे जाने और उसके ट्रांसफर तक की पूरी जानकारी होती है, समझ लीजिए। अकेले बिहार की बात करें तो करीब 14 करोड़ की आबादी में करीब 23 लाख की सरकारी नौकरियां हैं। इसमें जो पोस्ट खाली होती है उसकी ही वैकेंसी आती है। इसमें भी पेपर लीक हो जाए तो मेधावी छात्रों को क्या मिलेगा, यहाँ के नौजवान कहाँ जाएंगे। पूरे देश के अंदर तो यही हाल है, कहाँ जाओगे। सरकार फेल कहाँ हो रही है, तो मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ कि कहाँ कहाँ सरकार फेल हो रही है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट की कमी है, यानी इंटेलिजेंस इनपुट है ही नहीं। सरकार के पास इतना मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है कि पेपर लीक के पहले इनपुट आ सके। तो पहली तो ये है कि इंटेलिजेंस इनपुट इनके पास की कमी है। दूसरी बात याद रखते हैं कि इनके पास सिक्योरिटी में लापरवाही जरूर होता है। जिसको सरकारी नौकरी हो जाता है और फील्ड में के लिए आता है तो उसको ये लगता है चलो हमको हो गया, दूसरे से क्या मतलब है। जब अपने पर आता है तब उसको ये सब बात बीतता है कि नहीं भाई ये गड़बड़ हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। तो सिक्योरिटी में भी मैंने कमी है कि जब देखते होंगे सरकार एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर को सुरक्षित तक नहीं रख पा रही है। नीट यूजी के मामले में भी देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर वाले बॉक्स किसी तरह से गाड़ियों में भेज दिया जाता है और उसमें डिजिटल लॉक खुदा हुआ मिलता है, और परीक्षा लेने वाले जो संस्थान होता है एनटीए के अधिकारियों तक इसकी जानकारी नहीं होती है। कहाँ से कब पेपर निकाला गया, इसकी फोटो कॉपी कराई गई, बच्चों तक कैसे पहुंची इसके पता किसी को भी नहीं चलता है। खुलासा भी स्टूडेंट नहीं करता है कि पेपर लीक होने के बाद पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लग पाती है। एक दिन पहले बच्चों का पेपर मिल जाता है, सवालों का जवाब सेटिंग के जरिए आप स्टूडेंट को जब रटवाने जाते हैं, इसका खुलासा परीक्षा के बाद वही बच्चे करते हैं जिन्हें सवालों के जवाब रटवाए गए थे। जब देख रहा है कि मेरा एग्जाम ना हो पाएगा, वो ऑप्शन आउट करा देता है, सही करता है भाई। अब देखिए ये 2-3 चीज तो मैं बताया आपको, ये जरूरी है। अब ये सरकार को हमेशा 2-3 कदम उठानी चाहिए। पहला कदम ये उठानी चाहिए सरकार को कि सबसे पहले तो आप ईमानदार अधिकारियों और अफसरों को जिम्मेदारी देने की जरूरत है, जिन पर सरकार और न्यायिक व्यवस्था को विश्वास हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एक ईमानदार अधिकारी का रहा हो। दूसरा, विभाग के मंत्री या बड़े अधिकारी तक डे टू डे हर बात अपडेट होनी चाहिए ताकि परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रहे और उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई
खिलवाड़ नहीं हो। तीसरा पॉइंट ये भी आप कर सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की जो मॉनिटरिंग है इसके लिए एक रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनानी चाहिए जो परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की पहचान कर पाएंगे और उन पर ठोस कार्रवाई हो पाएगी। वैसे लोगों को सीधे सरकारी नौकरी से डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। इसमें डिसमिस तो है, उसको जेल में पकड़ के ठूस दिया करो, समझिए ना। तो ये था मेरे हिसाब से कुछ अपना मैंने नोट्स बना रखा था कि कहाँ कहाँ से ये पेपर लीक हुआ, क्या क्या सरकार को कदम होनी चाहिए, क्या क्या बिहार में खामियां है। ये भी खामियां मैं आपको बताया, 2 खामियां तो जरूर बता दिया, और बाकी आप इसके बारे में और कुछ सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़रूर कोई इसमें कोई समाधान मिलेगा तो हम भी उस पर सोचेंगे, सरकार भी सोचेगी। अभी जो खामियां सरकार फेल कहाँ हो रही है, तो पहला इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, दूसरा सिक्योरिटी में लापरवाही। इसमें मेरी तरफ से 3 सुझाव है कि पहले ईमानदार अफसर अधिकारी को बताइए रखिए, उसमें दूसरा बड़े बड़े जो मंत्री हैं जिस विभाग से उनको डे टू डे अपडेट रखें, और प्रतियोगी परीक्षाओं के मॉनिटरिंग के लिए एक रिटायर्ड जजों की कमेटी बनानी चाहिए। और बाद में जब जज ही शामिल हो जाए, नेता शामिल, अधिकारी शामिल हो जाए तो भाई किसका कर सकते हैं। बाकी जो आएगा इन मैंने इसके मामले में कितनी को गिरफ्तारी हुई, क्या हुई, तो फिर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी हम लोग का काम है मन से तैयारी करना, तो करेंगे तैयारी करने में कोई कोताही नहीं। इसमें इतना ही। जय हिंद।